नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी सोलन से। पटवारी के लिए जो हमने सीरीज़ की है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है, उसी सीरीज़ में ये हमारा 10th वीडियो है। तो आइए देखते हैं कि आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो है वो कौन से रहने वाले हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है हमारे पास, 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है वो है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1885। तो देखते हैं सही है या नहीं, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। A.O. Hume was a retired British civil servant who played a key role in its foundation। क्वेश्चन है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1885 में ही हुई थी, दिसंबर 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये हमारा कैसा स्टेटमेंट हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट है स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि A.O. ह्यूम एक सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने इसको बनाने में जो है वो उनका इंपॉर्टेंट रोल था। तो सही बात है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको बनाने में जो पूरा का पूरा क्रेडिट जो जाता है वो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम को ही जाता है। तो इसके हमारे दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो गए। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो ये सही है। तो इसका ऑप्शन ए हमारा कैसे हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। इसमें भी 2 स्टेटमेंट है। देखते हैं पहली स्टेटमेंट क्या है, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन बॉम्बे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय दादा भाई नौरोजी। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो पूछ रहा है कि पहले तो इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने देख लिया, कांग्रेस कब बनी थी, कौन से ऐसे ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने इसमें कांग्रेस को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब बात करते हैं इसके सेशन की। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था। करेक्ट है, लेकिन ये होना कहाँ पे था, होना था ये हमारे पुणे में होना था, लेकिन पुणे में जो है वो प्लेग फैल गया था, जिसकी वजह से इसको मतलब कांग्रेस का सेशन पुणे में ना होके बॉम्बे में हुआ था, लेकिन पहला हुआ बॉम्बे में ही था। तो ये करेक्ट आपका पहला ऑप्शन कैसा हो गया, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा है कि इसको प्रिजाइड किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। इसके जो पहले सेशन के पहले सेशन हुआ था उसको चेयर किया था WC बनर्जी ने, जो है वो उसको चेयर किया था, ना कि दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने आपका जो कांग्रेस के सेशन को 3 बार हेड किया है, लेकिन फर्स्ट वाला जो है वो इन्होंने हेड नहीं जो है वो किया है। दादा भाई नौरोजी को हम आगे देखेंगे इनके बारे में, लेकिन पहला नहीं किया था इन्होंने। WC बनर्जी जो ने पहला कांग्रेस का सेशन हेड किया था। तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड वाला हमारा रॉन्ग है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। ये वाला हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 तो है हमारा कैसा करेक्ट और स्टेटमेंट 2 हमारा फॉल्स है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाँ, द सूरत स्प्लिट in 1907 occurred between the moderates and extremists in the INC। 1907 में सूरत विभाजन कांग्रेस में नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच जो है वो हुआ था। कांग्रेस के सेशन मैंने आपको बताया जो है वो हर साल जो है वो हुआ करते थे, स्पेशल सेशन भी हुआ करते थे बीच में, लेकिन वैसे जो है वो इसके सेशन साल में जो है वो एक बार हुआ करते थे। तो वैसा ही एक सेशन हुआ था कहाँ पर, 1907 में सूरत में जो है वो हुआ था। तो बोल रहा है कि क्या उसमें जो मॉडरेट्स थे वो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, क्या वो दोनों जो है वो अलग हुए थे उसमें। तो सही बात है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि सूरत विभाजन कांग्रेस में नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच हुआ था। सही बात है। और इसमें जो है वो ये दोनों अलग भी हो गए थे, मतलब मॉडरेट्स अलग हो गए थे और हमारे एक्सट्रीमिस्ट जो है वो अलग हो गए थे। करेक्ट स्टेटमेंट है। बाल गंगाधर तिलक नरमपंथी गुट के नेता थे, तो नहीं, ये जो है हमारे मॉडरेट नहीं थे। लाल बाल पाल कैसे थे हमारे, ये एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे, मॉडरेट जो है वो नहीं हुआ करते थे। तो स्टेटमेंट 2 हमारा हो गया इनकरेक्ट। तो ये है हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही है, ट्रू, बट स्टेटमेंट
टू जो है वो हमारा फॉल्स है। हाँ, तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। 1907 में सूरत में कांग्रेस का सेशन हुआ था जिसमें हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट है, मॉडरेट है, अलग हुए थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो है वो नरमपंथी यानी कि मॉडरेट नहीं, एक्सट्रीमिस्ट थे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में और कुछ चीज़ें देखते हैं क्या है। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और इनके न्यूज़पेपर जो दो थे वो थे केसरी और मराठा। मराठा लिखा था इन्होंने इंग्लिश में और केसरी लिखा था इन्होंने मराठी भाषा में। इन्होंने दो उत्सव शुरू किए थे, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, ये भी इन्होंने ही शुरू किए थे। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है गीता रहस्य, भी इन्होंने जो है वो एक बुक लिखी थी। ये हो गया बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड पूर्ण स्वराज एज अ गोल एट द लाहौर सेशन इन 1929। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। तो यस, कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर में। लाहौर जो है वो हमारा रावी नदी के बैंक पर सिचुएटेड है, रावी नदी के किनारे है। तो वहाँ पर ही 1929 में एक सेशन हुआ था जिसमें पहली बार जो है वो पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी। करेक्ट हमारा स्टेटमेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित हुआ था। तो सही स्टेटमेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही उस टाइम पे जो ये लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, उसको चेयर किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उसको जो है वो चेयर किया था। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं? करेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्या इसमें ऑप्शन हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट जो सेकंड है इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो इसका ए जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? 5th क्वेश्चन है, अगेन जो है वो, हाँ लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखते हैं स्टेटमेंट 1, द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखो, गोलमेज सम्मेलन हुए थे हमारे 3, तो क्या तीनों में कांग्रेस ने भाग लिया था या फिर कितनों में जो है वो कांग्रेस ने भाग लिया था? और ऐसे कौन से पर्सन थे जिन्होंने तीनों में जो है वो भाग लिया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे उसमें भाग लिया था। तो नहीं, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तीनों में INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। सही स्टेटमेंट है। हमारे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों में से जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने सेकंड वाले में भाग लिया था। और सेकंड में जो भाग लिया था वो INC की तरफ से हमारे महात्मा गांधी जी ने लिया था। सिर्फ एक ही राउंड टेबल, वो भी सेकंड वाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में INC ने पार्टिसिपेट किया था। तीनों में जो है वो नहीं किया था, इसीलिए फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाता है और सेकेंड हमारा स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले पर्सन थे वो थे भीमराव अंबेडकर। उन्होंने जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी आप याद रखना। तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू जो है वो, स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा कैसा है? इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट जो सेकंड है वो हमारा ट्रू है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो इसका सही जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा कैसा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट ही है इसमें, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इनिशियली अ प्लेटफॉर्म फॉर द एजुकेटेड इंडियंस टू एक्सप्रेस पॉलिटिकल ओपिनियंस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रारंभ में शिक्षित भारतीयों के लिए राजनीतिक विचार व्यक्त करने का एक मंच थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखते हैं बाद में, लेकिन पहले सेकंड वाला देख लेते हैं। इन इट्स अर्ली ईयर INC डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। अपने प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। देखते हैं हम पहले स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट पहला क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रारंभ में शिक्षित भारतीयों के लिए राजनीतिक विचार व्यक्त करने का एक मंच थी। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे करेक्ट है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि INC जो है वो हमारी 28 दिसंबर 1885 को जो है वो A.O. ह्यूम के द्वारा जो है वो बनाई गई थी। वो जो है वो उस टाइम पे जो उसमें लीडर्स थे वो एजुकेटेड ही लोग थे और उनका ये मानना था कि हम जो है वो वो तैयार करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें हम बहुत सारी बातें लिखेंगे, अपनी मांगें लिखेंगे और उन मांगों को अंग्रेजों
यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जाके जो है वो बताएंगे और उनसे उसको फुलफ़िल करने की डिमांड करेंगे। तो सही है, पॉलिटिकल चीज़ों को जो है वो एक मंच था, एक मंच उनको मिल गया था कि आईएनसी जो है वो एक कोई पार्टी है, उनको जो है वो अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि वे प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी। मैंने आपको बोला कि वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, तो फुल इंडिपेंडेंस तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उनका तो सिर्फ एक ही वो था एजेंडा कि हम जो है वो रिपोर्ट तैयार करेंगे अपनी मांगों को लेकर और अंग्रेज़ों के सामने डिमांड करेंगे कि ये हमारे मांगे हैं हमारी, आप इनको जो है वो फुलफ़िल करें। ऐसा पूर्ण इंडिपेंडेंस या फुल इंडिपेंडेंस की मांग जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग नहीं की गई थी। सेकंड हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ही हमारा ट्रू है, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा फॉल्स है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है, इन 1916 लखनऊ सेशन वॉज सिग्निफिकेंट फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। 1916 का लखनऊ अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महत्वपूर्ण था। देखते हैं स्टेटमेंट 2, इट मार्क्ड द रियूनियन ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट इन द आईएनसी। इसने कांग्रेस में गर्मपंथियों और नरमपंथियों के पुनः मिलन को चिन्हित जो है वो किया। देखते हैं स्टेटमेंट 1 कि जो 1916 का लखनऊ सेशन होता था उसमें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इम्पॉर्टेंट था। तो यस, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये इम्पॉर्टेंट था और इसके हेड थे हमारे अंबिकाचरण मजूमदार जो है वो इसके हेड थे। लखनऊ समझौता भी इसको बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट भी इसको बोलते हैं। इसमें जो है वो हिंदू मुस्लिम जो है वो एक जो है वो हो गए थे उस टाइम पे। जैसे आपने सुना ही होगा कि मुस्लिम लीग जो है वो अलग से बनाई जाती है, लेकिन जब 1916 में क्या होता है, ये लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। लखनऊ का सेशन है और अंबिकाचरण मजूमदार जी ने इसको हेड किया था। इसमें कांग्रेस में नरमपंथियों और गर्मपंथियों का मिलन हो गया था। तो यस, ये लोग जो है वो वापस से, जैसे कि हमने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में देखा कि जो सूरत का सेशन हुआ था 1907 में, वहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, लेकिन जो ये हमारा लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में, वहाँ पे जो ये एक्सट्रीमिस्ट थे और हमारे मॉडरेट थे, ये दोनों जो है वो वापस में एक साथ आ गए थे कि अब जो है हम एक साथ जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ेंगे। तो सेकंड वाला हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है और फर्स्ट वाला भी हमारा करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तो ए ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट्स आर जो है वो ट्रू हैं इसमें। ठीक है, तो यही हमारा इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 क्या है? सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड फ्रॉम आईएनसी प्रेसिडेंसी इन 1939। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। देखो, जब आईएनसी के जो प्रेसिडेंट होते थे, आईएनसी के सेशन के जो प्रेसिडेंट होते थे, उनके लिए इलेक्शन होता था। तो क्या था, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने भी उनके लिए इलेक्शन जो है वो लड़ा था और सामने जो है वो उनके सामने जो थे वो मतलब किसके खिलाफ उन्होंने लड़ा था? तो महात्मा गांधी जी के ही रिप्रेजेंटेटिव थे पट्टाभी सीतारमैया। उनके खिलाफ जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के सेशन का जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन जो है वो उन्होंने लड़ा था। लेकिन क्या हुआ कि जो महात्मा गांधी जी के कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया, वो हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो जीत गए थे। लेकिन जब वो पट्टाभी सीतारमैया जी हारे तो महात्मा गांधी ने बोला कि उनकी हार जो है वो मेरी हार है। तो फिर जो सुभाष चंद्र बोस जी है उन्होंने सोचा कि जब महात्मा गांधी जी का उस टाइम पे बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल हुआ करता था, उनका लोग बहुत सम्मान किया करते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि सुभाष चंद्र बोस जी को जब ये पता चला कि गांधी जी जो है वो इस तरह से जो है बोल रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से जो है वो रिज़ाइन कर दिया। तो ये सही स्टेटमेंट है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट की पोस्ट थी उससे रिज़ाइन कर दिया था। सही है। स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या कह रहा है? ही फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक आफ्टर हिज रेजिग्नेशन। इसने हिंदी में मैं बता देती हूँ, इसकी हिंदी यहाँ पे रह गई है कि उन्होंने जो है वो जब रिज़ाइन किया था तो उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई संस्था जो है वो बनाई थी। तो सही स्टेटमेंट है। उन्होंने अपनी जो है वो 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक नई संस्था बनाई थी। दोनों स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं? करेक्ट हैं। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1।
देखते हैं नीचे के ऑप्शन भी, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ये तो नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट, ये भी गलत है हमारा। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट स्टेटमेंट ट्रू इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं, इसका जो है वो ए ही आएगा हमारा। ए ही जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस बायकॉटेड द साइमन कमीशन इन 1927। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। तो करेक्ट स्टेटमेंट है, 1927 में जो है वो ये आया, मतलब हाँ 1927 में हुआ था ये, और 28 में जो है वो इंडिया में आया था। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो इसका विरोध किया था। और आपने सुना भी होगा, और इसमें हम पढ़ते भी हैं कि जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे लाला लाजपत राय जी जो थे, उनका जो है वो जब ये इसका विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, तो उस टाइम पे इसका विरोध करते हुए जो है वो घायल हो गए थे और उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई थी। तो सही बात है, आईएनसी ने जो है वो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, सही स्टेटमेंट है। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, सही बात है। इसका विरोध भी इसीलिए हो रहा था क्योंकि साइमन कमीशन जो है वो, इसको वाइट कमीशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो मतलब किसी भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था, सारे के सारे लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, इसीलिए इसका जो है वो इंडिया में विरोध हो रहा था और आईएनसी ने भी इसका विरोध जो है वो किया था। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट जो है वो हो जाते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स जो है वो आर ट्रू एंड स्टेटमेंट ट्रू इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका ऑप्शन ए ही हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ज्योग्राफी से है। द हिमालयाज आर, पहली स्टेटमेंट है, द हिमालयाज आर क्लासिफाइड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। हिमालय को 3 समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो यस, इस तरीके से जो है वो रेंजेस इसकी होती हैं। सबसे ऊपर हिमाद्री होती है, फिर हिमाचल, हिमाचल में ही हमारा धौलाधार और पीर पंजाल आता है, और लास्ट में हमारा कैसा आता है, शिवालिक आता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द शिवालिक रेंज इज़ द इनर मोस्ट एंड हाईएस्ट अमंग ऑफ देम। शिवालिक श्रेणी इन तीनों में से सबसे अंदर और सबसे ऊंची है। नहीं, सबसे ऊंची आपने सुना ही होगा, ग्रेट हिमालयस जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां भी जो किस पर है, ग्रेट हिमालयस में ही है। तो ये सबसे ऊंची तो नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी कैसी हो गई, करेक्ट जो है वो सॉरी इनकरेक्ट जो है वो हो गई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारी सही है, सेकेंड हमारी गलत है। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 जो है वो इज़ फॉल्स। स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारी सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारी कैसी है, फॉल्स है, क्योंकि शिवालिक जो है वो सबसे ऊंची नहीं है। सबसे ऊंची हमारी ग्रेटर हिमालयस है, महान हिमालय जिसको बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट है, द हिमालयाज एक्ट एज अ क्लाइमेटिक बैरियर टू कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं के लिए एक जलवायु अवरोधक का कार्य करता है, सही स्टेटमेंट है। जो सेंट्रल एशिया है वहाँ से जब ठंडी हवाएं जो है वो आती हैं तो हिमालय जो है वो उसको रोक लेता है, ताकि जो है उसी की वजह से जो है वो हमारा नॉर्थ इंडिया में जो हिमालय के आसपास का रीजन है वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो इतना ठंडा नहीं होता जितना वो अगर हिमालय ना होता तो होता। वहाँ पे क्या पता जो है वो ऐसी कंडीशन होती कि वहाँ पे रहने लायक भी नहीं होता, लेकिन अभी जो है वो हिमालय है इसीलिए वो वहाँ से सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आती है उनको जो है वो रोक देता है, कम्प्लीटली जो है वो नहीं आने देता। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ वार्मर क्लाइमेट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसे भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म जलवायु बनाए रखने में मदद मिलती है। तो सही स्टेटमेंट है। इसी के कारण ही जो है वो एक क्लाइमेट मतलब वार्म क्लाइमेट जो है वो मतलब कंडीशन जो बनी रहती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। दोनों स्टेटमेंट हमारी कैसी है, करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, द हिमालयाज आर टेक्टोनिकली एक्टिव एंड प्रोन टू द अर्थक्वेक। जो हिमालय हैं विवर्तनिक रूप से सक्रिय हैं और भूकंप संभावित क्षेत्र है, सही बात है। हिमालय जो है वो अर्थक्वेक की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मतलब वल्नरेबल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप जो है वो मतलब आते हैं वहाँ पे हिमालयस में। तो ये सही स्टेटमेंट है हमारा। क्यों है, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है, दे आर लोकेटेड एट द कन्वर्जेंट बाउंड्री ऑफ द इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। ये भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के
संवेग सीमा पर स्थित है। तो सही बात है, जो हिमालयस है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट उसके ऊपर ही जो है वो बना हुआ है, और जब प्लेटों की मूवमेंट आपस में होती है तो हिमालयस में जो है वो तेज जो है वो भूकंप जो है वो आते हैं। तो ये सही बात है, दोनों स्टेटमेंट हमारी कैसी हो गई, करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हमारा ए जो है वो, हमारा ए ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 जो है वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ही है, द ईस्टर्न हिमालयाज आर ऑल्सो कॉल्ड द पूर्वांचल हिल्स। पूर्वी हिमालय को पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। सही बात है, जो हमारा इधर वाला पार्ट आता है ये हिमालय का, इसको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल भी जो है वो कहा जाता है। सही बात है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, दे कंसिस्ट ऑफ पटकाई, नागा, मिज़ो एंड मणिपुरी हिल्स। इसमें पटकाई, नागा, मिज़ो और मणिपुरी पहाड़ियाँ जो है वो शामिल है। सही बात है, नागा हवा आपकी नागालैंड में पड़ती है, मिज़ो पहाड़ियाँ मिज़ोरम में, मणिपुरी में जो है वो मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ियाँ जो है वो पड़ती हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे जो है वो कैसे हो गए, स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही बात है कि जो पूर्वी हिमालयास है, ये हमारा पूर्वी हिमालयास मैप बना लेना, उसका जो ये वाला पार्ट है उसको बोलते हैं पूर्वी हिमालयास। उसी का दूसरा नाम क्या है, पूर्वांचल जो है वो होता है। नागा, मिज़ो और मणिपुरी पहाड़ियाँ इसमें हैं, तो यस इसी के जो है वो भाग हैं। तो ऑप्शन ए हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट 1, द हिमाद्री रेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेटर हिमालयाज। हिमाद्री श्रेणी को ही महान हिमालय कहा जाता है। सही बात है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि ऐसी 3 रेंजेस होती हैं, महान, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और हमारा शिवालिक। मिडल हिमालय 2 में होता है, धौलाधार और पीर पंजाल में, और हिमाद्री ऊपर, उसी हिमाद्री को क्या बोलते हैं हम, ग्रेटर हिमालय जो बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड है, द रेंज कंटेन्ड मोस्ट ऑफ द पेरिनियल रिवर सोर्सेज एंड हाईएस्ट पीक्स। यह श्रेणी अधिकांश सदानीरा नदियों के स्रोत और सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों को सम्माहित करती है। मैंने आपको शायद पहले भी एक्सप्लेनेशन में बता दिया, स्टेटमेंट करेक्ट हो गया कि दुनिया की जो सबसे ऊंची पीक्स हैं वो हमारी ग्रेटर हिमालयाज में ही पड़ती है। और क्या बोल रहा है कि पेरिनियल रिवर मतलब जो सदानीरा बोलते हैं, जिसमें सारा साल जो वो पानी रहता है। गंगा आपकी जो है वो वहीं से निकलती है, मतलब हिमालय से ही निकलती है। यमुनोत्री आपकी हिमालय से निकलती है, और भी जो नदियां हैं जो मतलब पेरिनियल रिवर है वो हमारी हिमालय से निकलती हैं। तो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं, करेक्ट हैं, और जो सेकंड है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, कि कौन से पूछ रहा है, परमानेंट पूछ रहा है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी थे, BR अम्बेडकर थे, सरदार पटेल थे, या राजेंद्र प्रसाद थे। तो वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा की जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, सेकेंड वाली हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तो जब हमारी सेकेंड मीटिंग हुई थी तो उस टाइम पे परमानेंट जो हमारे प्रेसिडेंट है वो चुन लिए गए थे, और कौन थे वो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो थे। तो इनके बारे में पता ही होगा, ये हमारे जो है वो पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, एकमात्र प्रेसिडेंट जिन्होंने 2 बार रिपीट किया है, बिहार से थे, और इनको जो है भारत रत्न भी मिल चुका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देखते हैं, ये हमारे पहले होम मिनिस्टर हुआ करते थे, और जो कमिटीज़ बनी थी, डिफरेंट कमिटीज़, उसमें जो हमारी प्रोविंस के लिए कमेटी थी उसके भी हेड कौन थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के नाम पर जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बना हुआ है, गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बना हुआ है। BR अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं, ड्राफ्ट कमेटी जो जिसको मसौदा समिति भी जो है वो बोलते हैं, या फिर हिंदी में और बोलते हैं प्रारूप समिति, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके भी ये हेड थे BR अम्बेडकर। इन्होंने ही जो है वो आर्टिकल 32 जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसको बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी हमारा याद रखना, BR अम्बेडकर जी ने बोला था। जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने मतलब अभी तक मैक्सिमम बार 17 साल जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो रहे हैं। लेकिन ऑप्शन पूछ रहा है ये, तो ऑप्शन डी इसका हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द, अरे ये तो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में बता दिया, लेकिन ठीक है देखते हैं। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, अभी हो चुका है, कौन थे, BR अम्बेडकर। अब करते हैं इसके बारे में, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। इसमें हमारे टोटल मेंबर होते थे 7, मतलब इसमें 7 लोग थे
BR अम्बेडकर जी को मिलाकर इसमें जो है वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें 7 लोग थे। ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने का काम था वो इसी कमेटी का था और इसी कमेटी को चेयर किया था भीमराव अम्बेडकर ने, और अम्बेडकर जी के को मिलाकर इसमें टोटल 7 लोग जो है वो थे। तो डी ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। संविधान सभा के गठन के समय कितने सदस्य थे? 299, 308, 389, 245। तो हमारे कितने थे? 389। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा आपको सीटें पूछी है, मतलब टोटल हाँ सीटें पूछी है, तो कितनी थी हमारी? 389 जो है वो सीट्स थी। करेक्ट ऑप्शन हमारा सी जो है वो इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। सही बात है, जो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पे ही जो है वो बनी थी। तो सही स्टेटमेंट है। इट वॉज डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी बाय द पीपल ऑफ इंडिया। नहीं, ये भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सभा थी, नहीं डायरेक्टली जो है वो इलेक्टेड नहीं थी। ये जो है वो मतलब इसमें डायरेक्ट जो है वो लोगों ने वोट नहीं दिया था। स्टेटमेंट हमारा सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट ही हमारा सही है। तो बोथ वाला ऑप्शन तो चला गया। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, हाँ ये आ गया। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा फॉल्स है। तो ये हमारा ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। संविधान सभा कैबिनेट मिशन की जो प्लान आया था उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु कैन डिक्लेयर्ड अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया। भारत में वित्तीय आपातकाल किसके द्वारा घोषित किया जाता है? पहली बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की। आर्टिकल 360 के तहत जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। 3 प्रकार की इमरजेंसी होती हैं। एक है हमारी 352 के तहत आर्टिकल 352, और दूसरी है हमारी आर्टिकल 356 जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और ये आती है हमारी कौन सी 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि इंडिया में अभी तक एक भी बार जो है वो नहीं लगी है। लेकिन लगाता कौन है? क्या प्राइम मिनिस्टर लगाते हैं? तो नो। क्या प्रेसिडेंट लगाते हैं? यस, प्रेसिडेंट जो है वो लगाते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल हमारा कौन सा आता है? 360 जो है वो आता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 20 का हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर विच आर्टिकल वॉज द प्रेसिडेंट रूल फर्स्ट इम्पोज्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के तहत अंतर्गत लगाया गया था? अभी बता चुकी हूँ, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के तहत जो है वो लगता है। तो आर्टिकल 356 के तहत ही लगा था, लेकिन पहली बार कब लगा था? हिमाचल में 1977 में जो है वो हिमाचल में पहली बार क्या लगा था? हमारा प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा था। और उस टाइम पे हमारे चीफ मिनिस्टर कौन थे? हिमाचल प्रदेश के शांता कुमार जी थे, और शांता कुमार जी की सरकार प्रेसिडेंट रूल से 1977 में जो है वो गिर गई थी। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा। प्रेसिडेंट रूल हमारा आर्टिकल 356 के तहत जो है वो लगता है। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।